हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आपको 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का। उसके आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो देख लें। इससे पहले वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए इम्पोर्टेंट ओटी बच्चों। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ओटी आपके होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपकी ओटी एक भी गलत नहीं होता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं, मतलब फ़ोन करके भी बोलते हैं या व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमसे ओटी याद ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनको ओटी याद करने में दिक्कत आ रही होगी, सबसे बेस्ट उनका तरीका है कि भैया एक बार में पढ़ने से ओटी याद नहीं हो सकते। कम से कम 3 से 4-5 बार आप लोग उन ओटियों को देखिए, अपनी आंखों के नीचे से निकालिए 4 से 5 बार, तब जाके वो ओटी आपको रटे जाएंगे। तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सा ओटी कहाँ पर आपका सही होगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग जो है विशेषकर याद रखें, ओटी का कोई और तरीका नहीं होता है। अब भैया आपकी तैयारी नहीं है वो बात अलग, अगर तैयारी अच्छी है तो उन छात्रों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आती है, वो 1 से 2 बार में ही उन ओटी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। जो कमज़ोर छात्र हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 3 से 4 बार तो कम से कम जो है आप ओटियों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग जो है कठिन से कठिन चीज़ को सरल बना सकते हैं। और कोई तरीका इसके अलावा नहीं बचा है। समय आपके पास बहुत कम है। 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो आप 9 मार्च तक उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा समय मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा। बस इतना एक बात और बताना चाहूँगा, आपकी जो पीएटी की क्लास है वो आपकी जल्द यानी 15 मार्च तक लगभग आपकी स्टार्ट होगी, और जिसमें आपका जो क्रैश कोर्स होता है उसकी तैयारी कराई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एमपीपीएटी के छात्रों के लिए। उनको कहीं कोचिंग वोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जो है यहाँ पर पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये ओटी हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बस लास्ट तक आप लोग हमसे जुड़े रहें, तभी आप सफल हो जाए। आप सोचें कि बस थोड़ा सा देख लिया काम हो गया, भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है आपका। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। कम से कम जितने भी मिनट का 40, 45, 50 मिनट का वीडियो भी आपका बनता है, वीडियो कम से कम पूरा देखें, जिससे आपके जो क्वेश्चन जो गलत करके आते हैं अब एग्जाम में वो गलत ना हो। ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2-3 हो जाते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जब पड़ता है तब 10-12 क्वेश्चन, 5-7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों आपके ओटी। देखिए सबसे पहले बच्चों, भूमि की उर्वरता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो होता है मृदा कणाकार। बच्चों, सॉइल जो टेक्सचर होती है, सॉइल टेक्सचर जो आपके सॉइल टेक्सचर क्या होती है, मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं ना आपके, जैसे बालू है आपकी, है ना, बालू होती है, किले होती है, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखें, भूमि की उर्वरता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है मृदा कणाकार। ठीक है ना। दूसरा है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट अम्लीय मृदा में अधिक प्रभावशाली होता है। ध्यान रखें, रॉक फास्फेट एक फर्टिलाइजर होता है जो कि अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल जिसका पीएच 7 से कम होता है, उस मिट्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक आपका इफेक्टिव फर्टिलाइजर है। तीसरा है म्यूरेट ऑफ पोटास। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी। एमओपी का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। विशेष याद रखना, म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड है। इसका फॉर्मूला याद रखना, KCl। क्या बोलते हैं, KCl बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, जो कि एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक नाम है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन। विशेष याद रखें, 40 नहीं है, ये 46 है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। विशेष याद रखना 46%, ये 40 नहीं है, 46 होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख रहा हुआ है पहले से। तो ध्यान रखें, यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है बच्चों। टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का उपयोग किया जाता है।
टॉप ड्रेसिंग क्या होता है आप जानते होगे, खड़ी फसल में छिड़क करके उर्वरक देना आपका टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में छिड़क करके उर्वरक देना आपका क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग। और टॉप ड्रेसिंग किसकी की जाती है, यूरिया की। यूरिया को छिड़क करके हम लोग खेत में देते हैं। डीएपी एक मिश्रित उर्वरक है बच्चों। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, फुल फॉर्म याद रखना डीएपी की बच्चों क्या है आपकी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट एक मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। क्यों, क्योंकि डीएपी में 18% तो नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होती है। भूलना नहीं है आपका, यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, जबकि डीएपी में 46% क्या होता है, आपकी फॉस्फोरस होती है। भूलना नहीं, आपको कंफ्यूज भी मत हो जाना। डीएपी में 40% फॉस्फोरस है, जबकि यूरिया में 40% नाइट्रोजन है। ठीक है ना। और डीएपी में नाइट्रोजन भी है तो वो भी कितनी है, 18%। ठीक है ना। तो ये आपके ओटी। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके ओटियों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका अमोनियम सल्फेट। बच्चों अमोनियम जो सल्फेट है एक अम्लकारी उर्वरक है। कैसा उर्वरक है, अम्ल, एसिडिक उर्वरक है, ध्यान रखना। अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है एक एसिडिक उर्वरक है। राइजोबियम कल्चर, जी हाँ, राइजोबियम जो जीवाणु होता है ना, ये दलहनी फसलों में क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं राइजोबियम, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। और यह एक जीवाणु या बैक्टीरिया है जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को भूमि में नीचे स्थिरीकरण या एकत्रित करता है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। याद रखें बच्चों, जो यूरिया है ना, यह एक आपका क्या होता है, कार्बनिक उर्वरक है। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसलिए है कि यूरिया को एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किससे प्राप्त किया था, इन्होंने मूत्र से प्राप्त कर लिया था, इसलिए यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक कहा जाता है। हड्डियों के चूर्ण में, जी हाँ, हड्डियों का जो चूर्ण होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है। हड्डियों का चूर्ण में किसकी मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की। एजोला, बहुत याद रखना बच्चों, ये आएगा। एजोला एक जलीय फर्न है। याद रखें, पौधा नहीं है ये पौधा नहीं है, विशेष याद रखें, पौधे जैसा होता है लेकिन ये पौधा नहीं है, ध्यान रखें। एजोला क्या है, एक फर्न है। फर्न, जलीय फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जल में, तो इसलिए एजोला एक जलीय फर्न है। पौधों की जड़ों, विशेष याद, पौधों की जड़ों एवं कवक यानी रूट्स और फंगस, रूट्स एवं फंगस का सहचार्य रूप, सहचार मतलब साथ साथ में रहें, तो उसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो याद रखना, पौधों की जड़ों एवं कवक का सहचर रूप क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है बच्चों, विशेष याद रखना। ठीक है। इसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जी हाँ, CAN बोलते हैं इसको, CAN यानी CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद, किसान खाद, और इसका एक और नाम याद रखना, इसको सोना खाद भी कहते हैं बच्चों। सोना खाद या किसान खाद या कैल्शियम नाइट्रेट, 2-3 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वेम। वेम का पूरा नाम क्या है, वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा। वेम का पूरा नाम क्या है, वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा, ये वेम का पूरा नाम है। डीएपी का पूरा नाम बता चुका हूँ, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। पीएसपी बच्चों, पीएसपी का पूरा नाम है फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया। क्या है पीएसपी का पूरा नाम, फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया। भूलना नहीं है, इंपोर्टेंट है। फसलों द्वारा नाइट्रोजन अधिकतर नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित की जाती है। सब लोगों को पता होगा कि जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट के रूप में भी पौधे लेते हैं। सिर्फ धान की फसल होती है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती है बच्चों। इसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में, एमाइड के रूप में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, 46% बता चुका हूँ मैं। यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में, एमाइड के रूप में। कितनी परसेंट पाई जाती है, 46%। भूलना नहीं है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है। बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास होता है बच्चों, याद रखना। सबसे ज़्यादा पोटास पाई जाती है 60% म्यूरेट ऑफ पोटास में। किसमें, म्यूरेट ऑफ पोटास में, विशेषकर आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों मकोई। मकोई का कुल होता है सोलनेसी। याद रखना, मकोई एक खरपतवार है और खरपतवार इसका कुल है सोलनेसी। दूब घास, दूब घास का कुल
ग्रेमनी कुल का खरपतवार है। ध्यान रखना, दूब घास जो होता है ना, यह एक खरपतवार है जो कि ग्रेमनी या पोएसी कुल, नाम याद रखना दोनों, ग्रेमनी या पोएसी कुल का ये खरपतवार है। संसार में खोजा गया पहला शाकनाशी कौन सा था? तो वो था आपका टूफोडी। टूफोडी एक सबसे पहला ऐसा खोजा गया खरपतवार नाशी था, इसको सबसे पहले आपका खोजा गया था संसार में, और 1944 में, याद रख सकते हो आप लोग। शवा, शवा जो होता है ना बच्चों, ये धान का प्रमुख खरपतवार है। धान की फसल में आपका कौन सा खरपतवार होता है? शवा, याद रखें। वथुआ और चौलाई ये लाभदायक खरपतवार हैं। ध्यान रखें, वथुआ एवं चौलाई ये दोनों लाभदायक हैं, क्योंकि इनसे दोनों से सब्जी बनाई जाती है, सब लोगों को पता होगा। सत्यानाशी, बच्चों सत्यानाशी सरसों का प्रमुख खरपतवार है। सत्यानाशी के जो बीज होते हैं ना बच्चों, कटीली देखी होगी आपने, कटीली, है ना, तो ये सत्यानाशी कहते हैं उसे, और उसके बीज बिल्कुल सेम टू सेम आपके सरसों के बीज के जैसे होते हैं, ठीक है ना। और उनका तेल, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, साथ में उसका भी तेल निकाल दिया, और जो तेल सरसों के तेल में तेल आ गया आके सत्यानाशी के बीजों का, तो उस तेल का उपयोग यदि कोई खाने के रूप में करता है तो उसको गंजापन हो जाता है। कौन सा क्या हो जाता है? गंजापन, पहला ग्रह बीमारी। गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम, गेहूं का मामा जिसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, जिसको बंदरा बंदरी भी कहते हैं, और इसको हम लोग नकलची खरपतवार भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम फ्लेरिस माइनर है, याद रखें। कुल वही ग्रेमनी या पोएसी हुआ इसका भी, और गेहूं का मामा का जो बॉटनिकल नेम विशेष याद रखना, फ्लेरिस माइनर। क्या होता है? फ्लेरिस माइनर। वथुआ का वानस्पतिक नाम चीनोपोडियम एल्बम है। बथुआ का बॉटनिकल नेम क्या है? चीनोपोडियम एल्बम। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ेंगे आगे। 2,4-D एक वर्णात्मक संपर्क, 2,4-D एक वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। ध्यान रखना, 2,4-D जो दवा है औषधि है, खरपतवारों को नष्ट करने के काम आती है, जो कि वर्णात्मक सेलेक्टिक और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, मतलब पौधे के टच करते हुए पौधे को नष्ट कर देती है। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखना। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा और बंदरा बंदरी के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम फ्लेरिस माइनर मैंने अभी बता दिया है आपको। 2,4-D का पूरा नाम विशेष याद रखना, 2,4-D का पूरा नाम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आपका 2,4-D का पूरा नाम है। ध्यान रखें, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। विष खपरा, विष खपरा का बॉटनिकल नेम भोयरविया डिफ्यूजा है। गेहूं के खेत में चना का पौधा उगना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं के खेत में यदि चना का पौधा उग आए तो उसे हम लोग संबंधित खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं के खेत में चने का पौधा यदि उग आता है तो उसको संबंधित रिलेटिव वीड्स कहा जाता है। सिमाजीन एक खरपतवार नाशी, याद रखना, सिमाजीन क्या है? एक खरपतवार नाशी है आपका, एक कह सकते हैं शाकनाशी, खरपतवार नाशी, बात एक ही होता है। गाजर घास का वानस्पतिक नाम, गाजर घास जो होता है ना, इसका बॉटनिकल नेम पार्थेनियम स्पीसीज है। याद रखें, गाजर घास का बॉटनिकल नेम क्या है? पार्थेनियम स्पीसीज। सत्यानाशी का कुल पेपे बरेसी है। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। सत्यानाशी जो होता है, कटीली जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, आप लोग कुछ और भी बोलते होंगे, तो सत्यानाशी का कुल है पेपे बरेसी। ठीक है, आगे बात करें वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव हानि होती है। वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव हानि होती है उन्हें हम लोग वास्तविक खरपतवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक खरपतवार कहा जाता है, जिनके उगने से हमको सदैव हानि होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गर्डल बीटल। बच्चों जो गर्डल बीटल है, इसको हम लोग हिंदी में चक्रभृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रभृंग। और ये सोयाबीन का प्रमुख कीट है। ध्यान रखना, कौन सी फसल का कीट है? सोयाबीन का ये प्रमुख कीट है गर्डल बीटल, जिसको चक्रभृंग भी कहा जाता है। सफ़ेद गिडार, बच्चों इसको हम लोग सफ़ेद गिडार कहते हैं। वाइट ग्रब के नाम से भी इसको जाना जाता है इंग्लिश में। वाइट ग्रब जो होता है ना, ये मूंगफली का प्रमुख कीट है। कौन सी फसल का है? मूंगफली, यानी ग्राउंड नट का एक आपका महत्वपूर्ण कीट है आपका सफ़ेद गिडार। ईडीबी एक दवा है और इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइब्रोमाइड, और ये धूम्रक कीटनाशी है। कैसी दवा है? धूम्रक, गैस के द्वारा कीटों को ख़त्म करती है, अपनी गैस के द्वारा कीटों को नष्ट करती है। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। मेलाथियान, पैराथियान, रोगोर, ये सभी आपकी संपर्क कीटनाशी दवा हैं। कीटों के संपर्क में आने से कीटों को नष्ट कर देती हैं। मेलाथियान, पैराथियान और रोगोर। ईडीबी जरूर ध्यान रखना है, धूम्रक है। धूम्रक मतलब गैस के द्वारा ये कीटों को नष्ट करती है।
इसके बाद एक भी और है एल्युमिनियम फॉस्फेट। एल्युमिनियम फॉस्फेट भी एक धूम्रक कीटनाशी है, ध्यान रखें। तो हमारी दो हो गई, एक तो ईडीवी, दूसरी एल्युमिनियम फॉस्फेट। ये दोनों आपकी गैस के द्वारा कीटों को नष्ट करने वाली दवाएं, इसलिए इनको फ्यूमिगेंट या धूम्रक कीटनाशी के नाम से जाना जाता है। मिलीबग, मिलीबग आम का प्रमुख कीट है, याद रखें। मिलीबग जो कीट है ना आपका, ये आम की फसल का प्रमुख कीट है। मिलीबग के नियंत्रण के लिए चिपचिपे ट्रैप का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे ट्रैप आप लोग जानते होंगे कि जैसे मिलीबग होती है, पेड़ पर चढ़ती है तो पेड़ के तने पर बेंडिंग कर देते हैं ग्रीस के द्वारा या कोई चिपचिपे पदार्थ है ना, जिससे वो चढ़ नहीं पाती या ऊपर है तो नीचे नहीं आ पाती। तो ध्यान रखना, मिलीबग के कंट्रोल के लिए हम लोग चिपचिपे जो ट्रैप्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बोर्डेक्स मिक्सचर। बच्चों बोर्डेक्स मिश्रण जो होता है इसका कवकनाशी है, एक कवकनाशी है, फंजीसाइड दवा है आपकी, ध्यान रखना। और ये आपके 5:5:50 रहती है, 5:5:50। ये क्या क्या है, 5:5? 5 भाग इसमें चूना होता है, 5 भाग कॉपर सल्फेट और 50 भाग पानी, तीनों को मिक्सचर करके जो भी कवक से लगने वाले, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है रोग आपका, पाउडरी मिल्ड्यू है, तो उन रोगों के कंट्रोल के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग। गेहूं का रस्ट रोग। बच्चों गेहूं का रस्ट रोग पक्सीनिया कवक के द्वारा होता है। कौन से कवक के द्वारा होता है? गेहूं का जो रस्ट रोग होता है ये आपका पक्सीनिया कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया फंगस के द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, याद रखें, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक या फंगस के द्वारा ये होता है। कपास का प्रमुख कीट है गुलाबी कीड़ा और जिसका वैज्ञानिक नाम है पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, याद रखें। कपास का जो प्रमुख कीट का नाम है गुलाबी कीड़ा, पिंक बॉलवॉर्म बोलते हैं इसको, और जिसका साइंटिफिक नेम विशेष याद रखें पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, इसका आपका वैज्ञानिक नाम है। गेहूं की फसल में लूज स्पॉट रोग। बच्चों गेहूं की फसल में लूज स्पॉट रोग अस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई कवक से होता है। कौन से कवक से होता है? अस्टिलागो न्यूडाटेटिसाई कवक से गेहूं की फसल में लूज स्पॉट रोग होता है। कौन सा? लूज स्पॉट रोग। इसके बाद नेक्स्ट है धान का खैरा रोग। कई बार पूछा जाता है, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? जिंक की कमी से ये आपका होने वाला रोग है धान का खैरा रोग। नींबू का कैंकर रोग विशेष याद रखें, नींबू का कैंकर रोग है जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु से होता है। गलत लिखा है कवक, विशेष याद रखना है इसको, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जरूर याद रखें आप लोग। आर्द्र गलन। बच्चों आर्द्र गलन पत्तेदार फसलों की एक प्रमुख बीमारी है। डायथेन जड़त्तर एक कवकनाशी है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। डायथेन जड़त्तर क्या है? एक फंजीसाइड है। क्या है? फंजीसाइड दवा का नाम है डायथेन जड़त्तर और डायथेन M45, दोनों का नाम याद रखना। डायथेन जड़त्तर को जिनेब कहते हैं और डायथेन M45 को मिनेब कहते हैं, ठीक है। बंधता मोजिक रोग। बंधता मोजिक रोग अरहर में विषाणु के द्वारा होता है, ध्यान रखें। बंधता जो मोजिक है ये रोग आपका अरहर में होता है और विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। धान का झुलसा रोग कवक से होता है, ठीक है ना। धान का जो झुलसा रोग होता है किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। आलू का पचेती झुलसा पाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कवक के द्वारा होता है और आलू का अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक से होता है। तो दोनों याद रखें आप लोग, पचेती झुलसा फाइटोप्थेरा और अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके, और बाकी ये जो रह गए थे कुछ क्वेश्चन और वो देख लीजिए। निकोटीन तंबाकू से प्राप्त जैविक कीटनाशी है। निकोटीन जो होता है ना ये तंबाकू से प्राप्त होता है और ये जैविक कीटनाशी कहलाता है, बायोपेस्टिसाइड कहलाता है। एजेड्रेक्टिन। बच्चों एजेड्रेक्टिन जो है ये नीम से प्राप्त होता है। नीम कड़वा लगता है ना, वो भी आपका एक जैविक कीटनाशी। तो दोनों याद रखना, दोनों में से एक एग्जाम में मिल सकता है आपके, ठीक है ना। इसके बाद माहू या एफिड या चेपा, 3 नाम है इसके, और ये सरसों का प्रमुख कीट है। माहू का हो, एफिड का हो या चेपा, ये सरसों का प्रमुख कीट माना जाता है। सफ़ेद मक्खी जो है ये पौधों का रस चूसती है। जी हाँ बच्चों, सफ़ेद मक्खी ये पौधों का रस चूसने का काम करती है। इसके बाद ऐसे रसायन जिनके प्रभाव से संपूर्ण पौधा जहरीला हो जाता है वह सिस्टमेटिक कीटनाशक कहलाते हैं।
ऐसे केमिकल्स जिनका अगर उपयोग करेंगे तो पूरा का पूरा पौधा क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, उन्हें सिस्टमेटिक कीटनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक कीटनाशी। फॉस्फोमिडान एक कीटनाशी है, सिंपल सी बात है, फॉस्फोमिडान क्या है? एक कीटनाशी है। पायरेला गन्ने की फसल का प्रमुख कीट है, कल भी मैं हमने बताया था आपको, है ना। इसके बाद ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल जिनके संपर्क में आने से मात्र से ही कीट नष्ट हो जाते हैं, उन्हें संपर्क कीटनाशी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है बच्चों गन्ने का उत्पत्ति स्थान। तो ध्यान रखें, वैसे न्यू गिनी है या भारत भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। न्यू गिनी या भारत गन्ने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। चने को दलहनों का राजा कहते हैं, विशेष याद रखना। अब मटर तो है नहीं क्योंकि वो दलहनों की रानी है, तो वो सिलेबस में है नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें। चना दलहनों का राजा है, जबकि आपकी मटर दलहनों की रानी कही जाती है। पायरेला, कल भी बताया था, पायरेला गन्ना की फसल का प्रमुख कीट है। याद रखें, पायरेला जो कीट है ना, ये प्रमुख कीट है गन्ने का। लाल सड़न, इसको रेड रोट बोलते हैं, और ये बीमारी गन्ना की प्रमुख बीमारी है। किसकी? गन्ना की। गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखें सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये गन्ने का बॉटनिकल नेम है। चने की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। कौन सी भूमि? दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है चने की खेती के लिए। गन्ने के टुकड़ों को विशेष याद रखना, एगलाल और एरिटान, ये दोनों कवकनाशी या फफूंदनाशी दवा हैं। इन दोनों दवाओं से उपचारित करके गन्ने के टुकड़ों को बोया जाता है। गन्ने के 3 आँखों वाले टुकड़ा बुवाई के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। ध्यान रखना, जिस गन्ने के टुकड़े में 3 आँख होती हैं वो बुवाई के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका चने की खुटाई। चने की खुटाई से शाखाओं की वृद्धि होती है। क्या होता है कि जो चने की फसल होती है 40 दिन के बाद, जैसे बुवाई के 40 दिन के बाद ऊपर की जो कलिका होती है उसको तोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग खुटाई कहते हैं। और इंग्लिश में इस क्रिया को निपिंग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निपिंग। और इस ऐसा क्यों करते हैं, खुटाई क्यों की जाती है? क्योंकि उसकी जो शाखाएं बहुत सारी निकलें, इसलिए ऊपर की जो बड होती है उसको काट दिया जाता है। तो ध्यान रखें, चने की खुटाई से शाखाओं की वृद्धि होती है। गन्ने का कुल ग्रेमनी या पोएसी, नया कुल पोएसी है, पुराना ग्रेमनी है। चना ठंडी या शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। सिंपल सी बात है, चने की फसल ठंडी या शीतोष्ण जलवायु में ही होती है। चना का वानस्पतिक नाम साइसर एरेटी नाम है। क्या है? चने का बॉटनिकल नेम साइसर एरेटी नाम है। गन्ने के पौधों का दूब घास जैसा दिखाई देना, ये ग्रासी सूट बीमारी का लक्षण है। गन्ने का पौधा अगर दूब घास जैसा दिखाई देने लग जाए तो इसमें कौन सा रोग लग गया है? ग्रासी सूट। वैज्ञानिक डी कैंडोल, याद रखें, वैज्ञानिक डी कैंडोल के अनुसार चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत। याद रखें, डी कैंडोल ने कहा था कि चने का उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान भारत में ही है। सिंचित क्षेत्रों में चने की उपज लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट है अंधी गुड़ाई गन्ने की फसल से संबंधित है। तो ये अंधी गुड़ाई क्या होती है? इसको इंग्लिश में ब्लाइंड होइंग बोलते हैं। और इसको क्या होता है अंधी गुड़ाई? सुन लीजिए थोड़ा सा। गन्ने की फसल को हम बोते हैं और अंकुरन नहीं हो पाता, उससे पहले उसमें खरपतवार उग जाते हैं। अंकुरन नहीं हो पाता, उससे ही पहले गन्ने की खेत में क्या हो जाते हैं? खरपतवार, चारा उग जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? निदाई गुड़ाई करते हैं उसमें, उस चारे को हटाने के लिए। तो उस क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। अंधी गुड़ाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको गन्ना दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका अंकुरन हुआ ही नहीं है, तो दिखाई कहाँ से देगा, है ना। तो खरपतवारों को हम लोग उखाड़ते हैं, उखाड़ते मतलब निदाई करते हैं कुदाल की सहायता से। तो उसको हम लोग अंधी गुड़ाई के नाम से कहते हैं, ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले गर्म पानी, गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले गर्म पानी द्वारा उपचारित करने से कंडुआ, ग्रासी सूट, इन दोनों बीमारियों का कंट्रोल होता है। और मध्य प्रदेश में गन्ने की औसत उपज लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। चने की उक्टा प्रतिरोधी किस्म अवरोधी है, विशेष याद रखें, जिसमें उक्टा जो बिल्ट होता है पूरा पौधा सूख जाता है इसमें, और ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है। और इस रोग के प्रतिरोधी किस्म है जिसमें ये रोग होता ही नहीं है, वो आपकी कौन सी वेराइटी है? वो याद रखें आप लोग, अवरोधी वेराइटी है। चने का कुल लेग्यूमिनेसी और उपकुल कौन सा? पेप्लिनियोसी। ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका मशरूम की। और भारत में सर्वाधिक प्रचलित जो मशरूम है वो है श्वेत बटन मशरूम, भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। मशरूम में प्रोटीन की एवरेज मात्रा लगभग 30 से 38% होती है, विशेष याद रखें।
मशरूम में प्रोटीन कितना 30 से 38%। मशरूम की भूमि जापान देश को कहते हैं। मशरूम की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान देश को। सबसे अधिक फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा श्वेत बटन मशरूम में होती है, लगभग 9%। कितना? लगभग 9% श्वेत बटन मशरूम में फैट ज़्यादा होता है। एमिनेटा, याद रखना, एमिनेटा मशरूम एक विषैला या जहरीला मशरूम होता है। एमिनेटा जो मशरूम होता है इसको विषैला या जहरीला मशरूम कहा जाता है। श्वेत बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस वाइसपोरस है। पूरा नाम लिख लीजिए, एगेरिकस वाइसपोरस। ठीक है, ये याद रखें। श्वेत बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस वाइसपोरस है। मशरूम की खेती के लिए आवश्यक टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक है वर्टिसिलियम फंजिकोला। मशरूम में एक रोग लगता है ड्राई बबल, और ये किसके द्वारा लगता है? वर्टिसिलियम फंजिकोला नामक कवक के द्वारा ये लगता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका 8वां हो गया है ड्राई बबल वर्टिसिलियम फंजिकोला। ठीक है, 9वां है पकौड़े एवं अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम कौन सा है? श्वेत बटन मशरूम। जी हाँ, श्वेत बटन जो मशरूम होता है इससे पकौड़े एवं अचार बनाए जाते हैं। मशरूम में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण और विटामिन एवं प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन कितनी पाई जाती है अभी बता चुका हूँ, 30 से 38%। ना खाने योग्य मशरूम को टोड स्टूल कहते हैं। याद रखें, जिसको हम लोग खाते नहीं है उस मशरूम को क्या बोला जाता है? टोड स्टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोड स्टूल। मशरूम के बीज को क्या कहा जाता है? तो मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। मशरूम के बीज को क्या कहते हैं बच्चों? मशरूम के बीज को स्पान कहा जाता है। मशरूम खाद्य कवक होते, खाद्य नहीं, खाद्य खाने वाले कवक होते। वैसे ये फंगस होता है, मशरूम कोई पौधा नहीं है। मशरूम खाद्य मतलब खाने वाला, कवक यानी फंगस है। याद रखना है इसको। मशरूम क्या है? खाद्य कवक होते हैं। आयस्टर मशरूम, आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम प्लूरोड्स साजोर काजू है। आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लूरोड्स साजोर काजू। सेबीरेना रॉट मशरूम का एक रोग है। सेबीरेना रॉट मशरूम का प्रमुख एक रोग है। सूर्य के प्रकाश के कारण मशरूम का पिनहेड सूख जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो मशरूम का ऊपर का जो हेड होता है, छतरी नुमा तो होता ही है, भाग आपने देखा ही होगा इस प्रकार सा, है ना, तो ऊपर का जो हेड होता है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसके बाद दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम कैलोसाइवी इंडिका है। इंक कैपस मशरूम की एक प्रमुख समस्या है, ध्यान रखना। इंक कैपस क्या है? मशरूम की एक प्रमुख समस्या है। धान का पैरा मशरूम की खेती भारत में सर्वप्रथम कोयम्बटूर के कृषि महाविद्यालय में की गई थी। धान का जो पैरा मशरूम है उसकी खेती कहाँ की गई थी? कोयम्बटूर के कृषि महाविद्यालय में। इसके बाद है मशरूम की खेती के दौरान कभी कभी अनचाहे मशरूम उगाते हैं, उन्हें इंक कैपस कहते हैं। इंक कैपस मशरूम की प्रमुख समस्या है, ये ध्यान रखना। और इंक कैपस क्या होता है कि मशरूम की खेती कर रहे हैं तो उस दौरान कभी कभी अनचाहे मशरूम खेत में उग जाते हैं, तो उसे इंक कैपस के नाम से जाना जाता है। श्वेत बटन मशरूम में फैट की मात्रा 8.9% होती है। और मशरूम का ऊपर का जो छतरीनुमा भाग होता है उसे हम लोग पाइलस के नाम से जानते हैं। मशरूम विभिन्न रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय कैंसर आदि में लाभकारी होता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उन लोगों के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, इनके लिए मशरूम बेस्ट माना जाता है। मशरूम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन बी आदि पाया जाता है, अभी बता चुका हूँ ये तो मैं। और आयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, ध्यान रखें। आयस्टर मशरूम का दूसरा नाम है ढींगरी मशरूम। श्वेत बटन मशरूम से पकौड़े अचार बनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और मशरूम का उत्पादन गुच्छों में होता है। किस में होता है? गुच्छों में। ब्लैक ईयर मशरूम चीनी लोग पसंद करते हैं। जो ब्लैक काले कलर की मशरूम होती है ना, इसे चीनी के लोग पसंद करते हैं ज़्यादातर। एमपी का मौसम आयस्टर मशरूम के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? आयस्टर मशरूम के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में उद्यान निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और स्वतंत्र। याद रखें, भारत में उद्यान निर्माण की 3 शैलियाँ, औपचारिक, अनौपचारिक और स्वतंत्र। कैक्टस, फर्न, अगेव, ये तीनों प्लांट्स है ना, ये सेल उद्यान के पौधे हैं। सेल उद्यान यानी जो रॉक गार्डन होता है ना, रॉक गार्डन्स की ये पौधे हैं। रॉक गार्डन्स में कैक्टस, फर्न और अगेव ये तीनों टाइप्स के पौधे लगाए जाते हैं। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में स्थित है।
याद रखना, वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं वृंदावन गार्डन वृंदावन में होगा, ऐसा नहीं है। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेहरू पार्क मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर में स्थित है। ध्यान रखें, नेहरू पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही स्थित है। और कमला नेहरू पार्क ये मुंबई में स्थित है। तो देखो कन्फ्यूज़न होता है, नेहरू पार्क इंदौर में है जबकि कमला नेहरू पार्क कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है। ठीक है। मुगल गार्डन कहाँ पर बच्चों? दिल्ली में। जहाँ पर आपका राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर मुगल गार्डन स्थित है, जो कि दिल्ली में स्थित है। शालीमार गार्डन कहाँ पर बच्चों? ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? शालीमार गार्डन आपका श्रीनगर में ये स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जापानी स्टाइल। जापानी स्टाइल, मुगल स्टाइल और रोमन स्टाइल, ये आपकी जल उद्यान की शैली है। जापानी, मुगल और रोमन, ये तीनों ही आपकी जो जल उद्यान होते हैं उनकी शैलियाँ हैं। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में स्थित है। ताज गार्डन औपचारिक शैली का उदाहरण है। ध्यान रखना, ताज गार्डन जो ताजमहल के पास में है, आगे है, वो औपचारिक शैली का उदाहरण है, जो कि आगरा में स्थित है। कहाँ पर है ताज गार्डन? आगरा में। वहीं पे पास में रामबाग भी आपको मालूम होगा। शैल उद्यान, शैल उद्यान यानी रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। याद रखना, बात एक ही है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में दोनों लिखी हुई है। शैल उद्यान या रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गुलमोहर। गुलमोहर का बॉटनिकल नेम डिलोनिक्स रिजिया है। याद रखें आप लोग, गुलमोहर का वानस्पतिक नाम क्या है? डिलोनिक्स रिजिया। कैक्टस को गमले में लगाया जाता है। कैक्टस यानी जो नागफनी होती है ना, नागफनी देखा होगा आपने, इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं? गमले में इसको लगा सकते हैं। बच्चों जो कैक्टस होता है आपका, इसको धूप वाला स्थान चाहने वाला पौधा, इसको क्या चाहिए? प्रकाश की आवश्यकता होती है, ध्यान रखें। तेल व्यवसाय के विकास में अलंकृत बागवानी का विशेष स्थान है। तेल व्यवसाय यानी ऑयल का जो बिजनेस होता है जनरली, उसके लिए अलंकृत जो उद्यान होते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डन्स होते हैं, उनका महत्वपूर्ण अदा करते हैं वो रोल। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि फूलों से आपको पता है ऑयल, परफ्यूम वगैरह ये सब चीज़ बनाई जाती हैं, इसलिए। ठीक है। दलदल, दलदल या कीचड़ में उगने वाले पौधों को दलदली कहते हैं। सिंपल सी बात है, स्वाम्पी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखें। गांधी पार्क कहाँ पर है? तो गांधी पार्क ग्वालियर में है। कमला पार्क कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। और मैत्री गार्डन कहाँ है? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद अमलतास का वानस्पतिक नाम कैसिया फिस्टुला है, ध्यान रखें। अमलतास का बॉटनिकल नेम क्या है? कैसिया फिस्टुला। लॉन के लिए दूब घास उत्तम रहती है। लॉन यानी जो हरियाली है उसके लिए क्या दूब घास लगाई जाती है, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है दूब घास का? साइनोडोन डेक्टाइलैन, विशेष याद रखें, जो कि ग्रेमनी कुल का आपका पौधा है। ठीक है। इसके बाद है अलंकृत फूल। अलंकृत फूल वाले पौधों के नाम गुलाब, गुड़हल, डहेलिया, चमेली। ये सभी चारों जो पौधे हैं ना, ये आपके ऑर्नामेंटल गार्डन्स में यूज करने वाले, वहाँ पर लगाए जाने वाले पौधों के नाम है गुलाब, गुड़हल, डहेलिया और चमेली। लटकने वाली टोकरियों में लगाए जाने वाले पौधे, जो टोकरियां लटकी रहती हैं आपने देखा होगा, उनमें जो पौधे लगाए जाते हैं जैसे पिटूनिया है, बरवीना है, लोनिया, ये लटकने वाली टोकरियों में लगाए जाने वाले पौधों के नाम हैं। फूलदार वृक्ष, फूलदार वृक्ष है गुलमोहर और अमलतास। गुलमोहर और अमलतास। सड़क के किनारे लगाए जाने वाले वृक्ष शीशम, जामुन, नीम। ठीक है ना, शीशम, जामुन और नीम। छायादार झाड़ियों के नाम बांस, विलायती बबूल और पलास, ये छायादार झाड़ियों के नाम हैं। इसके बाद गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम याद रखें, क्राइसैंथेमम इंडिकम, ये आपका गुलदाउदी का बॉटनिकल नेम है। इसके बाद है बच्चों, पपीता में दो प्रकार के पौधे होते हैं, नर और मादा। ध्यान रखें, मेल और फीमेल 2 टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं पपीता में, ध्यान रखें। पपीता का वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया और कुल है कैरिकेसी। ध्यान रखें, पपीता का कुल कैरिकेसी और बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया। अंगूर का वानस्पतिक नाम वाइटिस विनिफेरा है तथा कुल आपका वाइटेसी है।
अंगूर का जन्म स्थान है आर्मेनिया क्षेत्र, ध्यान रखें। अंगूर का जो ओरिजिन प्लेस है वो है आर्मेनिया क्षेत्र। पूसा नन्हा, पूसा नन्हा पपीता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, ध्यान रखें। अंगूर उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का फसल है या कह सकते हैं फल है, ठीक है। पपीते के कच्चे फलों के दूध से पपेन तैयार किया जाता है। पपेन क्या होता है, मैंने कल भी क्लियर किया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो पपीता होता है उसमें जो कच्चे फल लगते हैं उनसे दूध निकालते हैं चीरा लगाकर चाकू की सहायता से, और उसको सुखा लिया जाता है उस दूध को, और सुखाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे ही हम लोग पपेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अंगूर की छटाई का उत्तम समय 20 मार्च से 20 अप्रैल तथा 1 से 20 अक्टूबर के मध्य होता है। ये समय आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पपीता गर्म एवं नम जलवायु का फल है। ध्यान रखें, जो पपीता है ये गर्म एवं नम जलवायु का फल है। पपीते का बीज द्वारा प्रसारण होता है। सब जानते हैं कि इसका हम प्रसारण बाई सीड के द्वारा कर सकते हैं, वानस्पतिक प्रसारण इसका नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। वेदाना ये अंगूर की एक महत्वपूर्ण किस्म है। अंगूर के रोपण का जो उत्तम समय है वो है फरवरी का महीना, याद रखें। अंगूर के रोपण का उत्तम समय क्या है, फरवरी महीना। इसके बाद है मध्य प्रदेश के लिए अंगूर की परलेट ब्यूटी वेदाना किस्म उत्तम मानी जाती हैं। परलेट और ब्यूटी वेदाना। अंगूर की बीज रहित किस्म जिनमें बीज नहीं पाया जाता, थॉमसन वेदाना, ब्यूटी वेदाना और पूसा वेदाना, ये आपकी ऐसी वैरायटी हैं जो अंगूर में क्या नहीं, सीड नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता। आपने पता है कि बीज पाया जाता है अंगूर में, पता है कि नहीं है? आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, अंगूर में बीज पाया जाता है। अब आपने देखा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। मुनक्का खाया होगा आपने, मुनक्का, किशमिश, किशमिश तो खाई है। किशमिश में बीज नहीं होता, मुनक्का में बीज होता है। किशमिश और मुनक्का क्या है, सूखा हुआ अंगूर जो होता है वो मुनक्का बीज वाला मुनक्का कहलाएगा, बिना बीज वाला किशमिश कहलाता है। किशमिश मुनक्का में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मुनक्का में बीज होता है और किशमिश में बीज नहीं होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। और थोड़ी सी बड़ा भी होता है मुनक्का, बस इतना भी कह सकते, थोड़ा बड़ा भी होता है। अंगूर की बीज वाली जातियाँ जिनमें बीज पाया जाता है जैसे भोकारी, पठारी, कंधारी, अनाब शाही, ये जो ऐसी वैरायटी हैं जिनमें सीड पाया जाता है, भोकारी, पठारी, कंधारी, ठीक है ना। अंगूर में चीनी की मात्रा, अंगूर में चीनी की मात्रा 26% होती है, ध्यान रखना। अंगूर का प्रसारण कर्तन विधि द्वारा होता है और पपीते में 0.5% प्रोटीन भी होता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, सबको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है बच्चों सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम। सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरविलियनम है और सफ़ेद मूसली को सोने की जड़ वाली फसल कहते हैं। सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है, मतलब ट्यूबर क्रॉप से, ध्यान रखें, आलू जैसे ट्यूबर्स नीचे लगते हैं इसमें। सफ़ेद मूसली को छीलने के बाद सुखाना चाहिए और सफ़ेद मूसली में कौन सा तत्व पाया जाता है, सैपोनिन तत्व पाया जाता है जो कि औषधि का काम करता है। सफ़ेद मूसली के कुल की बात करें तो इसका कुल है लिलेसी, ठीक है बच्चों। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं ईसबगोल का, तो ईसबगोल का जो वनस्पतिक नाम होता है वो है प्लांटेगो ओवाटा। क्या है, प्लांटेगो ओवाटा ईसबगोल का बॉटनिकल नेम है। और एक बात ध्यान रखें, किसी का भी बॉटनिकल नेम लिखने को आए यदि एग्जाम में, तो आपको पता है कि दोनों के नीचे अंडरलाइन इस प्रकार से आपको ज़रूर करना है, अलग अलग, ठीक है ना। अलग अलग कैसे करोगे आप लोग, ध्यान रखें कि जैसे प्लांटेगो है तो इसके अलग, ओवाटा है तो इसके नीचे अलग, ठीक है। ईसबगोल का कुल होता है प्लांटा जेनेसी। कुल कौन सा है, प्लांटा जेनेसी। ईसबगोल का औषधीय गुण बीजों में और उनसे प्राप्त जो भूसी होती है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ईसबगोल की जो बीज दर है वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और ईसबगोल के लिए बलुई मिट्टी या सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम है विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। और अश्वगंधा के जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। कैसे होते हैं, जहरीले। अश्वगंधा की बीज दर की बात करें तो 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ईसबगोल की मैं बता चुका हूं 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अश्वगंधा के कुल कौन सा है, तो सोलेनेसी है बच्चों अश्वगंधा का जो कुल है। और अश्वगंधा का संपूर्ण पौधा होता है औषधीय महत्व का पौधा होता है।
बच्चों भारत में हल्दी की जो पैदावार है वो दक्षिणी भारत में होती है। कहाँ पर होती है? भारत में हल्दी की पैदावार दक्षिणी भारत में आपकी सबसे ज़्यादा होती है। हल्दी का वानस्पतिक नाम करक्यूमा लौंगा है। ध्यान रखें, करक्यूमा लौंगा। तो कई बार क्या होता है कि हल्दी का वानस्पतिक नाम करक्यूमा आगे लिखा था, पीछे लौंगा लिखा नहीं आता, तो कंफ्यूज ना हो, कुछ और लिखा है तो वो भी सही माना जाएगा। अमलापुरम, अमलापुरम हल्दी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है बच्चों, और हल्दी की उपज होती है 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। हल्दी का कुल है जिंजे बरेसी। क्या है? हल्दी का कुल जिंजे बरेसी है। अमलापुरम जरूर याद रखना, ये हल्दी की कई बार पूछी गई एक वैरायटी है। इसके बाद है लहसुन। तो लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटाइवम होता है। लहसुन का कुल अमरिलिडेसी है, और लहसुन में जो गंध आती है ना वो एलिन रसायन के कारण आती है। किसके कारण आती है? एलिन रसायन के कारण। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अश्वगंधा बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। बच के पौधे का राइजोम भाग औषधीय महत्व का होता है बच्चों, इसी से औषधि बनाई जाती है। बच का कुल अरेसी है, ध्यान रखें। लहसुन के एक कंद के अंदर लगभग 6 से 50 क्लोव्स जो पोथी होती है ना वो 6 से 50 होती हैं लगभग। बच की जो उपज होती है 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं सफेद मूसली को दूसरा शिलाजीत कहते हैं, विशेष याद रखना इसको। सफेद मूसली की बुवाई क्राउन युक्त फिंगर का प्रयोग करते हैं इसमें। सफेद मूसली को सोने की जड़ वाली फसल कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं आपको। ईसबगोल की भूसी में म्यूसिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये ईसबगोल जो मोस्ट होता है ना, इसकी भूसी ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? म्यूसिलेज एंजाइम। ईसबगोल के बीजों से लगभग 25 से 30% भूसी प्राप्त होती है, और ईसबगोल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। जवाहर अश्वगंधा 2 और WSR ये अश्वगंधा की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। हल्दी का मूल स्थान भारत है। निहारिका, कस्तूरी और अमलापुरम, देखो अमलापुरम तो पता ही था, ये हल्दी की महत्वपूर्ण वैरायटी है। निहारिका, कस्तूरी को भी याद रखना। पर्णदाय, लीप स्पॉट ये हल्दी के प्रमुख रोग हैं। सुरभि और सुप्रिया ये अदरक की महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं। सुरभि और सुप्रिया अदरक की महत्वपूर्ण वैरायटी। इक्लिप्टा एल्बा ये भृंगराज का बॉटनिकल नेम है, ध्यान रखें। इक्लिप्टा एल्बा किसका? भृंगराज का बॉटनिकल नेम है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों लेमन घास। ये व्यावसायिक फसलों की खेती से चैप्टर है। लेमन घास का बॉटनिकल नेम सिम्बोपोगान फ्लक्सुओसस। कुल है ग्रेमनी या पोएसी, और उत्पत्ति स्थान है भारत। सिट्रोनेला घास का बॉटनिकल नेम सिम्बोपोगान बैक्टीरियमिनस। कुल है ग्रेमनी या पोएसी, उत्पत्ति स्थान भारत। खस घास का बॉटनिकल नेम वेटिवेरिया जिजेनेडिस है। कुल है ग्रेमनी या पोएसी, और उत्पत्ति स्थान है भारत। ठीक है, तो कुल और उत्पत्ति स्थान में यहां तक दिक्कत नहीं। रतनजोत इसका बॉटनिकल नेम जेट्रोपा कर्कस है। कुल है यूफोरबेसी, और उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। पौदीना इसका बॉटनिकल नेम मेंथा आर्वेंसिस है। कुल है इसका लेमेसी, और उत्पत्ति स्थान इसका चाइना। चंदन, चंदन का बॉटनिकल नेम सेंटेनम एल्बम है, और कुल है आपका सेंटेलेसी। इनको रट लेना भैया बॉटनिकल नेम्स को, क्योंकि यहाँ से बॉटनिकल नेम्स कुल में से पक्का 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए लेमन घास को चाइना घास, मालाबार घास, कोचीन घास, नींबू घास आदि नामों से जाना जाता है। इतने सारे नाम हैं लेमन घास के, जरूर याद रखें। कावेरी, प्रगति, CKP 25 ये लेमन घास की आपकी प्रजातियां हैं, जातियां, किस्में हैं। लेमन घास की पत्तियों में तेल पाया जाता है, ध्यान रखना। किस भाग में तेल पाया जाता है? लेमन घास की पत्तियों में ऑयल पाया जाता है। लेमन घास के तेल का मुख्य अवयव है सिट्रल, भूलना नहीं है। लेमन घास के तेल का मुख्य अवयव क्या है? सिट्रल। चिलोट्रिया, चिलोट्रिया लेमन घास का प्रमुख कीट है। लेमन घास में 70 से 90% सिट्रल पाया जाता है। कितने परसेंट? 70 से 90%। लेमन घास की लाल रंग की तने वाली जातियां उत्तम किस्म तेल प्राप्त होता है। कौन सी? लाल रंग की तने वाली।
नेक्स्ट है आपका मंदाकिनी एवं मंजूषा, ये सिट्रोनेला घास की प्रमुख जातियां हैं। सिट्रोनेला घास की पत्तियों से तेल निकलता है, लेमन घास की भी पत्तियों से तेल निकलता है और सिट्रोनेला घास की भी पत्तियों से तेल निकलता है। सिट्रोनेला घास में ज़रेनोल, जितेन नहीं, ज़रेनोल पाया जाता है। कौन सा ऑयल पाया जाता है? ज़रेन। नेक्स्ट है आपका सिट्रोनेला घास एवं लेमन घास का प्रसारण स्लिप्स या प्ररोहे के द्वारा होता है। ध्यान रखें, दोनों घासों का आपका जो प्रसारण होता है वो स्लिप्स या प्ररोहे द्वारा होता है। और प्रसारण का मतलब आप लोग जानते हो, एक पौधे से दूसरा पौधा बनाना। सिट्रोनेला घास की खेती दक्षिणी भारत में की जाती है। रतन जोत में तेल पाया जाता है और इसका उपयोग बायोडीजल, जैव ईंधन के रूप में करते हैं। विशेष याद रखना, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। बायोडीजल या जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। रतन जोत का उपयोग जैव ईंधन के अलावा लकवा, कैंसर आदि रोगों में भी किया जाता है। नाग चंपा रतन जोत की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। रतन जोत को द्विवंती, भद्रवंतिका, जंगली अरण्य आदि नामों से जाना जाता है बच्चों। और रतन जोत के तने से निकले द्रव का उपयोग घाव, फोड़ों पर लगाने के लिए करते हैं। इसके तने से लिक्विड निकलता है, इसका प्रयोग घाव एवं फोड़ों पर लगाने के लिए किया जाता है। रतन जोत में विगलन रोग हो जाता है। कौन सा रोग? विगलन। KS1, KS2 सुगंधा, ये खसघास की जाती हैं बच्चों। और खसघास की जड़ों से तेल निकाला जाता है। याद रखें, खसघास के किस भाग से तेल निकलता है? जड़ से। जबकि लेमन घास और सिट्रोनेला किस भाग से निकलता है? पत्तियों से। खसघास एक बहुवर्षीय पौधा, बहुवर्षीय का मतलब है जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक होता है, उन्हें बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। खसघास की जड़ों से इत्र, इत्र यानी सेंट प्राप्त होता है। खसघास की बुवाई का समय जून जुलाई का महीना है। और खसघास की जड़ें शरीर की गर्मी एवं जलन को दूर करती हैं। खसघास का प्रसारण स्लिप्स या प्ररोहे के द्वारा होता है। तो तीनों घासों का हमने देखा, चाहे भाई लेमन घास हो, चाहे सिट्रोनेला या खसघास, इस सभी का जो प्रसारण हो रहा है वो स्लिप्स या प्ररोहे के द्वारा ही हो रहा है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक एवं हिमालयन, ये पुदीना की किस्म है। किसकी है? पुदीना की वैरायटी है। विश्व में सबसे अधिक पुदीना भारत में ही होता है बच्चों। पुदीना की पत्तियों से तेल निकाला जाता है। ध्यान रखें, पुदीना के किस भाग से तेल निकलता है? पत्तियों से। पुदीना से पेपरमेंट भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पेपरमेंट। पुदीना की खेती सुगंधित तेल के लिए की जाती है बच्चों। चंदन के वृक्षों पर शासन का अधिकार है। चंदन के जो वृक्ष हैं, सेंटिलम एल्बम इसका बॉटनिकल नाम है, सेंटिलेसिस का कुल है, और इस पर शासन का अधिकार है। हम लोग इनको नहीं काट सकते या घर पे नहीं उगा सकते चंदन के वृक्षों को। चीन में पुदीना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ध्यान रखें, चीन में जो खेती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट है आपका किण्वन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। सब जानते हैं किण्वन की क्रिया में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का विघटन, अपघटन होता है, डिकम्पोजन होता है। फल परिरक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता कितने % होना चाहिए? 60 से 65%। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? CFTRI बोलते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एक रासायनिक परिरक्षक है। ध्यान रखना, एक रासायनिक परिरक्षक है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। वैसे तो और भी हैं आपके, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है ये, और सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ये आपके रासायनिक पर, और सोडियम बेंजोएट भी होता है। ये सब आपके फल सब्जियों को सुरक्षित रखने के काम आते हैं। चुकंदर की डिब्बाबंदी में पॉलिश युक्त डिब्बे प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये क्रिया ना करे लोहे से वो से किसी से, इसलिए पॉलिश किए हुए डिब्बे होते हैं। फल एवं सब्जियों को चूने के पानी में, किसके पानी में? चूने के पानी में 2 से 3 घंटे तक डुबोने की क्रिया फार्मिंग कहलाती है। सब जानते हैं, मैंने कल बताया भी था, ये डेफिनेशंस बताई थी कि किसे कहते हैं आपका फार्मिंग। खट्टे फलों को सोडियम बेंजोएट द्वारा परिरक्षित करते हैं। विशेष याद रखें, खट्टे फल को किस में परिरक्षित करते हैं? ध्यान रखें, सोडियम बेंजोएट जो रासायनिक परिरक्षक होता है उसके द्वारा। सब्जियों को सुखाते समय उनमें 7 से 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। सही बात है,
फल सब्जियों को यदि सुखा रहे हैं हम लोग तो उसमें 7 से 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। फल सब्जी संरक्षण के लिए नमक की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 15 से 20%। चीनी की 60 से 65% और आपकी नमक की 15 से 20%, ये याद रखना। निर्जलीकरण में सब्जियों को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, प्रतिशत नहीं, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर ड्रायर किया जाता है, ये सुखाया जाता है, ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट है कैनिंग के पश्चात डिब्बों को 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर संग्रहण करते हैं या स्टोरेज करके रखते हैं। ब्लांचिंग की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है। ब्लांचिंग जो की जाती है ना, उबलते पानी में सब्जियों को डालना ब्लांचिंग कहलाता है, 2-3 मिनट के लिए। ब्लांचिंग करने से फल मुलायम हो जाते हैं, सही बात है। और एंजाइम फलों को पकाने एवं सड़ाने दोनों में मदद करते हैं। फलों को पकाते भी एंजाइम और सड़ाने का भी काम आपका एंजाइम ही करते हैं। और ये रहा आपका लास्ट चैप्टर के ओटी हैं। देखिए जरीब के प्रकार। जरीब आपकी गंटस जरीब होती है, इंजीनियर जरीब, रेवेन्यू जरीब और मीटर जरीब। 4 प्रकार की आपकी जरीब होती हैं। जरीब सर्वेक्षण के उपकरण जैसे दिक्सूचक उपयोग करते हैं, डंपी लेवल, लक्ष्यदंड, ये आपके क्या होते हैं? जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले आपके यंत्र होते हैं या उपकरण होते हैं। 1 वर्ग मील बराबर होता है 640 एकड़। 1 वर्ग मील बराबर कितना एकड़? 640 एकड़। और 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर 10 की पावर 2 गंटर जरीब भी होता है। मतलब 10 की पावर 2 गंटर जरीब, 10 की पावर ये इस प्रकार से की पावर गंटर जरीब भी होता है। इंजीनियर जरीब को अभियंता चयन कहते हैं। बिल्कुल हिंदी में इंजीनियर चयन को अभियंता जरीब भी कहा जाता है। इंजीनियर जरीब की लंबाई कितनी फिट होती है? 100 फिट। याद रखें, जो इंजीनियर जरीब होती है इसकी लंबाई 100 फिट होती है। इंजीनियर जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100, लिख लेना। इंजीनियर जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 1 फिट। इंजीनियर जरीब में लटकन की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9, क्योंकि प्रत्येक 10 जरीब के बाद एक लटकन होता है, लास्ट में होता नहीं है, तो ध्यान रखें इंजीनियर जरीब में लटकन की संख्या 9 होती है। इसके बाद आती है गंटर्स चेन या गंटर्स जरीब। गंटर्स चेन या गंटर्स चेन की लंबाई 66 फिट होती है और गंटर्स जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है। इसमें भी 100 होती है इंजीनियर में और गंटर्स में भी 100 होती है। लेकिन गंटर्स जरीब की प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फिट होती है। गंटर्स चेन में लटकन की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है ना। चलिए, गंटर्स जरीब का उपयोग मुख्यतः भू सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फिट होती है बच्चों। और रेवेन्यू चेन या रेवेन्यू जरीब में कड़ियों की संख्या होती है 16। देखो चेन जरीब एक ही बात है, ध्यान रखें, इंग्लिश में चेन बोलते हैं, हिंदी में जरीब। जरीब सर्वेक्षण में आने वाली प्रमुख बाधा है ढाल, नदी, वृक्ष। ये आपकी जरीब सर्वेक्षण में प्रमुख बाधा आती है। सर्वेक्षण में लक्ष्य दंड की लंबाई लगभग 6 फिट होती है। खेत की ढाल मापने के लिए डंपी लेवल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डंपी लेवल का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण क्षेत्र पुस्तिका का आकार 20 × 12 सेंटीमीटर होता है बच्चों। जो पुस्तिका होती है जिस पर लिखते हैं कि कितना नाप गया, तो उसका साइज विशेष याद रखें, 20 × 12 सेंटीमीटर। डंपी लेवल मुख्य रूप से भूमि की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे ढाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि मुख्य रूप से बात करें तो ध्यान रखना ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जरीब लाइन पर किसी बिंदु से लंब डालने के लिए क्रॉस स्टॉप का प्रयोग करते हैं। किसका? क्रॉस स्टॉप जो उपकरण होता है उसका उपयोग। भू सर्वेक्षण क्या है? एक कला है। भू सर्वेक्षण क्या है? एक कला है, विशेष याद रखना। क्रॉस स्टॉप भू सर्वेक्षण में उपयोगी, अभी बताया मैंने, ये उपयोगी हो रहा है। और आपका ऑफसेट नापने के लिए लंब दंड का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र पुस्तिका में नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, विशेष याद रखना, अटपटा क्वेश्चन है। नीचे से ऊपर की ओर किस में लिखते हैं? जो क्षेत्र पुस्तिका होती है उसमें, विशेष याद रखना। ठीक है बच्चों, चलिए खत्म होते हैं आपके ओटी। इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर हो गया, काफ़ी ओटी बहुत ज़्यादा है इसलिए हो गया, क्योंकि इससे पहले उनमें आपके बाहर जा रहे थे 2-4 ओटी, तो मैंने सोचा थोड़ा और ओटी रखते हैं जिससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मेरा यही उद्देश्य है। तो आप लोग जो है ना,
अच्छी प्रकार से वीडियो को यहाँ तक देख लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा। और एक बार में याद किसी को नहीं होता है भैया, 2-4 बार आप जो है ना इन OTO को पढ़ेंगे तो 100% आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बच्चों वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएं जिससे सभी का भला हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।